हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी का लेवल आपका बहुत बढ़िया होगा। बढ़िया कहने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी बिल्कुल पीक पॉइंट पे होगी, ठीक है? तैयारी लगभग आप कंप्लीट कर लिए होंगे। अब ज़रूरत आपको है थोड़ा-सा उसको प्रैक्टिस करने की। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, वो भी पीवाईक्यू बेसिस पे, तब तक आपकी तैयारी का लेवल कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लगभग 150 फुल मॉक टेस्ट रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? 150 फुल मार्क टेस्ट रखे गए हैं। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो आप अपने से लगभग 1.5 से 2 घंटे की तैयारी लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, पानी ले लीजिए, आराम से वीडियो देखिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए। देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। आपके सामने एक अच्छी वीडियो है, सीटेड लेवल के क्वेश्चन आपको तैयारी कराएँगे। आपको चैलेंज देंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, क्योंकि अब जो टाइम बचा है वो केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस का है। तो पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो पहले का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम क्षेत्र क्या है? अगर वाइगोत्स्की के अनुसार देखेंगे तो सीखने का सर्वोत्तम क्षेत्र पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? वास्तविक विकास क्षेत्र, संभावित विकास क्षेत्र, निकटतम विकास क्षेत्र और संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, निकटतम विकास क्षेत्र। चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तैयारी बिल्कुल आपकी अच्छी चल रही है, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम से आपको मिलेगा, पांचों सेगमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले हम लोग क्या इससे किससे स्टार्ट किए हैं? सीडीपी से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पांचों सेगमेंट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो तीसरे का क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य। तो तीसरे का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विविधता का सम्मान। अब हम पूरा आपके लिए बेहतर यही हो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर करें, जिससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। तो यहाँ पे अधिगम में प्रेरणा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? अधिगम में प्रेरणा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? स्मृति पर, बुद्धि पर, रुचि पर, अभ्यास पर, ठीक है। तो आप आंसर लगा लीजिए फट से। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा की भूमिका होती है। बाल केंद्रित करने का मतलब क्या है? चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक की, दंडदाता की, मार्गदर्शक की और परीक्षक की, ठीक है। तो इसमें आप फट से बता दीजिए कि इसमें जो टीचर होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सामाजिक भावनात्मक विकास का संकेतक है? यहाँ पे पूछा जा रहा है, संकेतक पूछा जा रहा है, और संकेतक किसका पूछा जा रहा है? सामाजिक और भावनात्मक विकास का संकेतक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाषा प्रवाह, सहानुभूति, गणना क्षमता, स्मरण शक्ति, इनमें से राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार बता दूं, लगभग इसमें 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। कितने? 150। ये हमारा फुल मार्क टेस्ट है, ये फुल मार्क टेस्ट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे, आपको चैलेंज प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम 7वें क्वेश्चन पे हैं। आपको लग रहा होगा कि आपने तैयारी किस लेवल की किया है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब मार्क टेस्ट लगाएंगे तभी आपकी तैयारी क्लियर हो पाती है कि आपने तैयारी किया है या नहीं किया है। तो चलिए हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और कैटल ने, ठीक है। तो 7 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 7 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने।
इसके हर ऑप्शन की हम व्याख्या पे नहीं जाएंगे, केवल हम क्वेश्चन करेंगे। 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट है, तो इसमें व्याख्या नहीं करनी है, ठीक है। व्याख्या करेंगे टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो बेहतर यही होगा कि पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आप लगाएं, 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाए। तैयारी का लेवल आपका चेक हो जाएगा कि आपने किस लेवल की तैयारी की है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 8वें में। 8वें क्या है? सीखने में सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? सीखने की बात की जा रही है, कौन से सिद्धांत की बात की जा रही है? सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर और ब्रूनर के, ठीक है। तो 8वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नैतिक विकास का चरण सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का चरण सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का चरण सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, पियाजे, कोहलबर्ग और वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन रचनावादी दृष्टिकोण का सिद्धांत है? यहाँ पे पूछा जा रहा है रचनावादी जो दृष्टिकोण है उस सिद्धांत का, रचनावादी दृष्टिकोण का सिद्धांत है, रचनावादी दृष्टिकोण का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। रटना, निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय सहभागिता, दंड आधारित अधिगम। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा। पढ़ने के ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में कार्य करने देता है। किसमें? समूह में कार्य करने देता है ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है ना। क्वेश्चन लंबा है, पढ़ने में टाइम जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 100% आपको क्या दिखा दिलाते हैं? सफलता दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? क्योंकि इसमें ही लगभग आपका आंसर छुपा होता है। कक्षा में बच्चों को समूह में कार्य करने दे दिया जा रहा है ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, ठीक है ना। तो ये किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक रचनावाद, परिपक्वता सिद्धांत। तो 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संरचनावाद। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है? आप पढ़ लीजिए फट से क्वेश्चन, कि जो बच्चा होता है वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ये जो कथन है किस शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है? अनुशासनात्मक, रचनावादी, व्यवहारवादी और आदर्शवादी। तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। कक्षा में एक बच्चा उत्तर जानने के बाद भी शिक्षक के डर से उत्तर नहीं देता, यह किस प्रकार की समस्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीटेट एकदम स्टैंडर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, कि एक कक्षा है, कच्चे में एक बच्चा है, उत्तर जानने के बाद उसको आंसर आ रहा है, फिर भी टीचर से बताने से वो डर रहा है। ये किस प्रकार की समस्या है? संज्ञानात्मक, भाषाई, भावनात्मक और बौद्धिक। तो 13 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन निकटस्थ है विकास क्षेत्र जेडपीडी को सबसे सही दर्शाता है? बच्चा जो अकेले कर सकता है, बच्चा जो कभी नहीं कर सकता है, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, बच्चा जो रट सकता है। यहाँ पे चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है, आपको राइट आंसर बताना है कि क्या है। 14 का राइट आंसर क्या है? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक पाठ पढ़ाते समय बच्चों के पूर्व अनुभवों को जोड़ता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है ना। अभ्यास सिद्धांत, स्थानांतरण सिद्धांत, अर्थपूर्ण अधिगम और दंड सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, दंड की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण अधिगम।
क्योंकि कोई भी टीचर होता है पढ़ाने से पहले जब उसको रिकॉल करते हैं, पहले चैप्टर से उसको जोड़ा जाता है, बच्चों को पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा-सा बताया जाता है, तो वो जो टीचिंग होता है, लर्निंग होता है, वो कैसा हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है, ठीक? निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है? किसका पूछा जा रहा है? समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण। समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण। कमज़ोर बच्चों को अलग बैठाना, समान पाठ्यपुस्तक देना, विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बच्चे में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? बच्चे में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, समझ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 आपके सामने स्क्रीन पे है, एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सीखने का अवसर मानता है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सीखने का अवसर मानता है। अब ये पूछा जा रहा है ये किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवादी, दंडात्मक, रचनावादी और यांत्रिक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन अधिगम का संकेतक नहीं है? निम्न में से कौन अधिगम का संकेतक नहीं है? व्यवहार में परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, परिपक्वता, अनुभव का प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, का प्रमुख लाभ है प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, निष्क्रियता, सामाजिक कौशल विकास, समय की बचत। अब चारों ऑप्शन में से बताना है कि कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है उसका मुख्य लाभ क्या है, प्रमुख लाभ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सामाजिक कौशल विकास। क्या है? बुद्धि को अनेक प्रकार मानने वाला सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि को अनेक प्रकार का मानने वाला सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर और स्किनर ने। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आप फट से लगा लीजिए कि जो बुद्धि होती है उसको अनेक प्रकार का मानने मानने वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर और स्किनर ने। तो 21 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर ने। सीखने में प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप क्या है? सीखने में प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप है बाह्य पुरस्कार, दंड, आंतरिक रुचि और भय। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछकर सोचने के लिए प्रेरित करता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? व्याख्यान विधि, खोज आधारित, रटंत, निर्देशात्मक। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? बी, खोज आधारित। अगला क्वेश्चन क्या है? 24। तो जो 24 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है कि निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? देखिए इस टाइप के जो कितने भी क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ पे लिखा हो नहीं है सबसे पहले उसको सर्कल कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं तो 100% चांस होता है कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। सक्रिय सहभागिता, रुचि आधारित, शिक्षक प्रधान, अनुभव आधारित नहीं पूछा गया है। शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्या है? शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो 24 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक प्रधान। सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है 25 का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है दंड न देना, डर उत्पन्न करना,
व्यवहार सुधार पर ध्यान, कक्षा से बाहर निकालना। तो कक्षा से बाहर निकालना तो बिल्कुल आम बात हो गई है, हर टीचर निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात की जाएगी तो वो उसका भाग नहीं है। ठीक है? तीसरे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्यवहार सुधार पर ध्यान। जो पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है, पॉजिटिव जो अप्रोच होता है कि बच्चों को हमको दंड नहीं देना है, ना तो उनको मारना है, ना पीटना है, ना भगाना है। एक पॉजिटिव फीडबैक लेके चलना है कि अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो उसके अंदर सुधार लाया जाए किसी भी तरीके से। ठीक है? चलिए, एक बच्चा गणित में कमजोर है लेकिन चित्र बनाने में उत्कृष्ट है। ऐसे बच्चे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि बच्चा गणित पढ़ने में कमजोर है लेकिन चित्र बनाने में वो सुपीरियर है, उत्कृष्ट है। यह किस बुद्धि का उदाहरण है? यह किस बुद्धि का उदाहरण है? भाषाई, तार्किक, स्थानिक और सांगीतिक। ठीक है ना? तो इन चार ऑप्शन में से लगा लीजिए, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब बच्चा भूल जाता है, नया ज्ञान पुराने से जुड़ता है, रटना होता है, दंड दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, देखने से ही लग रहा है कि दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? कि सीखने का स्थानांतरण पूछा जा रहा है, ट्रांसफर। तो रटना और दंड दिया जाता है, ये तो हटा दीजिए तुरंत इसको। इसलिए 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चा भूल जाता है तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसे राइट राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर देना कहलाता है। अगर कोई भी क्लासरूम है, उसमें जो मल्टीपल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो उनको जो समान अवसर देना क्या कहलाता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वो क्या कहलाता है? समानता, निष्पक्षता, समावेशन और अनुशासन। तो 28 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, समावेशन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंक देना, तुलना करना, सीखने में सुधार, भय पैदा करना। तो अगर देखा जाए तो भय पैदा करना गलत है। तुलना करना, तो इसका, या अंक देना भी नहीं है। तो आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सुधार करना। अब सीडीपी का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? निम्न में से कौन रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? केवल पाठ्य पुस्तक, खुले प्रश्न, रटन अभ्यास और दंड। इन लास्ट क्वेश्चन में, सीडीपी के लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो रचनात्मक सोच होती है उसको बढ़ावा कौन देता है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फट से आप लगा लीजिए, तुरंत आप आंसर लगाइए क्योंकि आपने तैयारी पूरी कर लिया है। ठीक, केवल पाठ्य पुस्तक, खुले प्रश्न, रटन अभ्यास और दंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी, खुले प्रश्न। एबीएस का मुख्य उद्देश्य है, अब किसका है? एबीएस का मुख्य उद्देश्य है तथ्य रटना, वैज्ञानिक शब्दावली, जीवन से जोड़ना, परीक्षा तैयारी। तो 31 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जीवन से जोड़ना। ईवीएस जो इन्वायरमेंटल स्टडी होती है, उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, टारगेट होता है कि सभी बच्चों को उनको वास्तविक जीवन से जोड़ देना, उनको प्रकृति से जोड़ देना, उनको पर्यावरण से जोड़ देना, जिससे पर्यावरण हमारा बिल्कुल सुरक्षित हो। सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का अर्थ है केवल औद्योगिक विकास, भविष्य की उपेक्षा, वर्तमान प्लस भविष्य संतुलन, संसाधनों का दोहन। तो सतत विकास का क्या लक्ष्य रखा गया है वो आपको बताना है। तो 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, वर्तमान प्लस भविष्य में संतुलन। खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर होता है, यानी जो फूड चेन होता है आपका, इस फूड चेन में प्रथम स्तर किसका होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक और परभक्षी। 33 का राइट आंसर क्या है? सी, उत्पादक। ये फूड चेन से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ईबीएस में परियोजना विधि का लाभ है। ईबीएस में जो परियोजना विधि होती है उसका लाभ पूछा जा रहा है, उसका प्रॉफिट पूछा जा रहा है। समय की बर्बादी, रटना बढ़ाना, ठीक है, अनुभव आधारित अधिगम, केवल लेखन। तो 34 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये अभी पर्यावरण के चल रहे हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन आपको लगभग 60 तक मिलेंगे। उसके बाद मैथ पेडागोजी की टोटल सिलेबस पे पांचों सेगमेंट पे आपके क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे आपकी तैयारी का लेवल चेक किया जा सके। आप खुद चेक कर लीजिए कि आप कितने तैयार हैं, ठीक है। जब आपके अंदर से आवाज़ आने लगे कि अब की मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप मान लीजिए कि सीटेट क्वालिफाई करने के आप बिल्कुल नज़दीक हैं। जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक मान लीजिए कहीं से भी आप क्वालिफाई करने के मूड में नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मेरी तैयारी का लेवल कन्फर्म हो गया है, और यहाँ जितने क्वेश्चन आप चेक कर रहे हैं, आपको क्लियर होगा, एक विश्वास आएगा। अगर आपके ज़्यादा सही होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल टाइम क्लास को देखिए, रिवाइज़ करिए, उसके बाद ऑटोमेटिक एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इनमें से क्या है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? क्या है नवीकरणीय संसाधन? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और डीजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सौर ऊर्जा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत के मानचित्र में यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक और तापमान मध्यम हो, तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति प्रायः होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सीटेड बार बार पूछता है। क्वेश्चन इतने बड़े रखे जाते हैं ताकि पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो, आप डिस्टर्ब हो। बट आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इसलिए प्रैक्टिस पहले से कराई जा रही है। अगर एक नहीं मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस कर के जाएंगे, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सीटेड में आप हेडेक फील नहीं करेंगे, ठीक। तो 36 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। भारत के मानचित्र में यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक और तापमान मध्यम हो, तो वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वह कैसी होगी? कटेली वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, सदाबहार वन, शीतोष्ण घास भूमि, ठीक है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन, किसी गांव के लोग वर्षा जल को छतों से टंकी में एकत्र करते हैं। किसी गांव के लोग जो वर्षा का जल होता है वो छतों से टंकी में एकत्र करते हैं। यह किसका उदाहरण है? जल प्रदूषण, जल संरक्षण, भूजल दोहन, सिंचाई व्यवस्था। तो 37 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल संरक्षण। इसका मतलब गांव के लोग क्या कर रहे हैं, जल को संरक्षित कर रहे हैं, उसको बाद में किसी भी कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस शिक्षण में सबसे अधिक जोर दिया गया है। किसके अनुसार देखा जा रहा है? एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस शिक्षण में सबसे अधिक जोर किसको दिया गया है, ठीक है ना। पाठ्यपुस्तक ज्ञान पर हटा दीजिए, परीक्षा केंद्रित अध्ययन पर हटा दीजिए, अनुभवात्मक एवं गतिविधि आधारित अधिगम पर, केवल पर्यावरणीय सिद्धांतों। तो केवल पर्यावरणीय सिद्धांतों पर कहा जाए तो भी गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से अगर चारों ऑप्शन को एलिमिनेट डी एलिमिनेट करके चलेंगे, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे, मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे। मानचित्र में किसी नदी के उद्गम स्थान को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है। अगर आपके सामने एक मैप हो और मैप में ये कहा जाए कि किसी नदी का ओरिजिन प्लेस आपसे पूछ लिया जाए, तो उसको पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट संकेत होता है वो क्या होता है? समुद्र के पास होना, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होना, मैदान में बहना, शुष्क क्षेत्र से गुजरना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने से श्वसन रोग बढ़ रहे हैं, तो यह किस प्रकार की समस्या है? यदि किसी शहर में वाहनों की जो संख्या बढ़ रही है, बढ़ने से श्वसन रोग
बढ़ रहे हैं, तो ये किस प्रकार की समस्या है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी गलत है, सी भी डी भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। 40 का सी। 40 का क्या हो गया? सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दैनिक जीवन में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, दैट मीन्स क्या है? 3R का पालन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्पादन बढ़ाने के लिए, संसाधनों के संरक्षण के लिए, अपशिष्ट बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए। ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो इसमें 3R का जो यूज किया जाता है, रिड्यूस, क्या है? रीयूज और रिसाइकिल, संसाधनों के संरक्षण के लिए। 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 42। एनईपी 2020 के अनुसार एबीएस में मूल्यांकन होना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार देखा जाए तो एबीएस में मूल्यांकन होना चाहिए केवल लिखित परीक्षा पर आधारित, रटन ज्ञान पर आधारित, सतत एवं समग्र, वर्ष के अंत में। तो अगर देखा जाए एनईपी 2020 के अनुसार एबीएस मूल्यांकन होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए? आपका कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू होने के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? होलिस्टिक होना चाहिए। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। किसी मानचित्र में यदि किसी क्षेत्र में घनी जनसंख्या दिखाई दे तो वहाँ प्रायः होगा। अगर कोई मैप है वहाँ पे जहाँ जनसंख्या जो दिखाई गई है कैसी है? घनी जनसंख्या है। तो वहाँ प्रायः होगा कम संसाधन, मरुस्थल, उपजाऊ भूमि या रोजगार के अवसर, शून्य वर्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है, एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अवसर होते हैं, वहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। घरों में एलईडी बल्ब का प्रयोग किसका उदाहरण है? अगर घरों में आप एलईडी बल्ब का यूज कर रहे हैं तो किसका उदाहरण है? ऊर्जा अपव्यय, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण का। तो एलईडी यूज करने का मतलब होता है कि आप ऊर्जा को बचा रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45। ईवीएस में स्थानीय से वैश्विक, ईवीएस में स्थानीय से वैश्विक का सिद्धांत दर्शाता है। अगर ईवीएस आप पढ़ रहे हैं उसमें स्थानीय से वैश्विक की बात की जा रही है किसकी? तो वो सिद्धांत क्या दर्शा रहा है? केवल केवल वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, बच्चे के अनुभव से शुरुआत, केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करना, मानचित्र रटना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 45 का बी। यदि किसी क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में भूजल, जो भूमिगत जल है उसका जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो नीचे गिर रहा हो तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है अधिक वर्षा, वृक्षारोपण, अत्यधिक दोहन, जल संरक्षण। तो जल संरक्षण तो होगा नहीं। ठीक है। अधिक वर्षा तो होगा नहीं, वृक्षारोपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक अत्यधिक दोहन। मानचित्र में पर्वत श्रृंखलाएं प्रायः किस रंग या चिन्ह से दर्शाई जाती हैं? जब किसी मानचित्र की हम बात करेंगे तो उसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उसको किस रंग या चिन्ह से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है? ये बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन, सीटेड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सभी सीटेड लेवल के हैं, बट ये क्वेश्चन का लेवल क्या है? थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए देख लेते हैं। नीले रंग से, हरे रंग से, भूरे रंग की ऊंचाइयों से, लाल बिंदुओं से। तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं की बात की जा रही है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी। इसको भूरे रंग की ऊंचाइयों से दिखाया जाता है, ब्राउन कलर से दिखाया जाता है। एनईपी 2020 के अनुसार एबीएस शिक्षण का उद्देश्य, अगर एनईपी 2020 की बात करते हैं तो एबीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पर्यावरणीय शब्द याद करना कराना, जिम्मेदार नागरिक बनाना, परीक्षा में अंक बढ़ाना, केवल विज्ञान पढ़ाना। एनईपी 2020 के अनुसार ईबीएस शिक्षण का उद्देश्य क्या है? यही आपको बताना है। ठीक।
तो 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी बच्चे को अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल सिखाई जाती है, यदि किसी बच्चे को अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल सिखाई जाती है, तो यह किस प्रकार का अधिगम है? सैद्धांतिक, रटन, जीवनोपयोगी, अप्रासंगिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, मानचित्र में किसी राज्य की सीमाएं दिखाने का मुख्य उद्देश्य। अगर किसी मानचित्र में मैप में किसी राज्य की सीमाएं दिखाई जा रही हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक सीमाएं दिखाना, प्रशासनिक जानकारी देना, जलवायु बताना और वनस्पति दिखाना। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग किससे जुड़ा है? सुविधा, फैशन, पर्यावरण संरक्षण, व्यापार। तो ये हो गया पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस में भाषा का माध्यम होना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस में भाषा का माध्यम होना चाहिए केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, बच्चे की मातृभाषा या स्थानीय भाषा, कोई भी एक। अगर ईवीएस में भाषा का माध्यम को पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चे की मातृभाषा या स्थानीय भाषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी मानचित्र में किसी क्षेत्र में अधिक नदियां दिखाई दें, अगर कोई मानचित्र है और किसी क्षेत्र में नदियां अधिक दिखाई दे, तो वहां प्राय होगा कम वर्षा, शुष्क जलवायु, अधिक वर्षा और मरुस्थल। ठीक है ना? 53 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य है। अगर इन्वायरमेंटल स्टडी आप कर रहे हैं, उसमें आपको फील्ड विजिट कराया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, समय बिताना, ये तो रंग हो गया, वास्तविक अनुभव देना, पाठ्यक्रम कम करना, केवल मनोरंजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, आपको वास्तविक अनुभव कराया जा रहा है। किसी गांव में सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना किस प्रकार के विकास को दर्शाता है? अगर किसी गांव में सौर ऊर्जा का प्रयोग आप ज़्यादा कर रहे हैं या ज़्यादा उसको बढ़ा रहे हैं या सबको आप उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार के विकास को दर्शाता है? असंतुलित, अल्पकालिक, सतत और औद्योगिक। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास। मानचित्र में किसी शहर का स्थान निर्धारित करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है। मानचित्र में किसी शहर का स्थान अगर आपको निर्धारित करना है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? ठीक है, जनसंख्या, अक्षांश, देशांतर, वर्षा, वनस्पति। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश और देशांतर। एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस शिक्षक की भूमिका होती है। किसकी बात की जा रही है? एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस जो शिक्षक है उसकी भूमिका होती है केवल जानकारी देने वाला, नियंत्रक, मार्गदर्शक व सहायक, परीक्षक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि बच्चे अपने घर के कचरे को गीले और सूखे में अलग करते हैं, तो यह किस कौशल का विकास है? अगर घर बच्चे हैं, बच्चों को उतना नॉलेज होता नहीं है, अगर वो अपनी अवस्था के हैं, जिस भी एज में है, और कचरे को अगर गीले और सूखे में अलग करते हैं, तो ये किस कौशल का है? स्मृति, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, गणना और भाषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी। देखिए, इन सब के बारे में बच्चों को अगर बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो बच्चे धीरे-धीरे खुद ही अवेयर हो जाएँगे और अपने आस-पास लोगों को भी अवेयर कर देंगे, ठीक है ना? तो 59 में देखते हैं क्या है? ईवीएस में मानचित्रकार बच्चों में किस क्षमता को सबसे अधिक विकसित करता है? ईवीएस में जो मानचित्र वर्क होता है, मैप वर्क होता है, बच्चों में किस क्षमता को सबसे अधिक विकसित करता है? रटन,
स्थानिक समझ, भाषाई कौशल, केवल लेखन। ठीक है ना? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ईवीएस शिक्षण को जीवन से जुड़ा विषय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ईवीएस शिक्षण होता है उसको जीवन से जुड़ा विषय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका रीजन क्या है? यह केवल परीक्षा के लिए है, यह रोजमर्रा के अनुभव से संबंधित है, यह केवल विज्ञान से है, यह कठिन विषय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यह रोजमर्रा के यानी जो डेली लाइफ से जुड़ा होता है, इसलिए कहा जाता है कि जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। अगला क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। अब आपको 61 से 90 ये मैथ से मिलेगा, मैथ टीचिंग से मिलेगा। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए। ठीक है, इसमें आपको देखना होगा। तो मैथ शिक्षण में आपको क्या मिलेगा? तो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है, सबसे पहले यही हम देखेंगे कि जो मैथ टीचिंग है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सूत्र याद कराना, तर्कशीलता का विकास, भय उत्पन्न करना, केवल अंक गणित। तो आप 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। गणित में गतिविधि विधि का लाभ है। गतिविधि विधि का मतलब क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, अमूर्तता, निष्क्रियता, मूर्त अनुभव और रटना। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन गणितीय त्रुटि का कारण नहीं है? निम्न में से कौन गणितीय त्रुटि का कारण नहीं है? गलत अवधारणा, भाषा समस्या, अधिक अभ्यास और प्रतीक भ्रम। तो 63 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। गणित में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका है। अगर मैथ की हम बात करेंगे तो उसमें मूल्यांकन का, वैल्यूएशन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर्वोत्तम तरीका केवल लिखित परीक्षा, सतत एवं व्यापक, वार्षिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा। तो गणित में जो मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, किसी को जब आप वैल्यूएट करने जा रहे हैं, उसको मूल्यांकित करने जा रहे हैं, तो जब तक उसमें आप कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे तब तक उसका मूल्यांकन यूजलेस होगा, बेकार होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है? सर्कल करिए। जब भी आपको निगेटिव क्वेश्चन मिले, कहीं नहीं पूछा गया है, तो पहले आप उसको सर्कल कर लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो गणित शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है ना? तो देखना क्या है? तर्क शक्ति का विकास, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। समस्या समाधान क्षमता, सूत्रों का रटना, तार्किक सोच। इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है? 65 का ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान क्षमता। ठीक, एक शिक्षक बच्चों से स्वयं सूत्र खोजने को कहता है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? अगर कोई टीचर है, वो बच्चों से कहता है कि आप खुद फार्मूला खोज लीजिए, यह किस दृष्टिकोण को अपना रहा है? व्यवहारवादी, रचनावादी, अनुशासनात्मक, व्याख्यान विधि। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी। गणित में एचओटीएस प्रश्नों का उद्देश्य है। एचओटीएस का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो एचओटीएस प्रश्नों का उद्देश्य होता है कठिनाई बढ़ाना, भय उत्पन्न करना, उच्च स्तरीय सोच विकसित करना, केवल अंक घटाना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब ये देखिए, मैथ लेवल का, मैथ के साथ साथ बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा 3 × 4 = 7 लिखता है, 3 × 4 किया जा रहा है, तो क्या लिख रहा है? 7 लिख रहा है। तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? गणनात्मक त्रुटि, अवधारणात्मक त्रुटि,
भाषा संबंधी त्रुटि, प्रतीकात्मक त्रुटि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत दर्शाता है। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत दर्शाता है रटन, तार्किक क्रम, अनुशासन और दंड। इन चारों ऑप्शन में से आप फट से बता दीजिए। 69 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तार्किक क्रम। अब आपको बताना है निम्न में से कौन गणित सीखने में भय का मुख्य कारण है। निम्न में से कौन गणित सीखने में भय का मुख्य कारण पूछा जा रहा है? गतिविधि आधारित शिक्षण, सकारात्मक वातावरण, गलत शिक्षण विधि, जीवन से जुड़ाव। इनमें से पूछा जा रहा है कि भय का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर है क्या है? गलत शिक्षण विधि। जब टीचिंग मेथड ही आपका रॉन्ग होगा तो बच्चे गणित सीखने से दूर भागेंगे, सीखने में उनको मजा नहीं आएगा। अगर आपका टीचिंग मेथड अच्छा है तो बच्चे आसानी से मैथ सीख भी लेंगे, वो बोरियस फील नहीं करेंगे। ठीक।